अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप लोगों ने 11 से भी लेट कर दिया इतना। सर आप 12 से ऊपर कर लेना, आप एक्सीड हो सकते। दुरूद शरीफ पढ़ना। IFRS 15 ये न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल इस तरह से कि रट्टे वाली चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, रट्टे वाली भी पूछी जा सकती हैं। और जिस तरह से IAS 37, IAS 38 अंग्रेज़ी में एक्सप्लेन करने वाला वो भी इसमें पूछा जा सकता है। ज़्यादातर वैसे एंट्रीज टेस्ट हो रही हैं, लेकिन डिस्कशन भी पूछी जाती है। तो टारगेट यही है कि ये इस क्लास में ही चले, यानी इसका होमवर्क ना हुआ करे। तो पर्पज़ यही था एक्स्ट्रा शुरू कराने का कि मैं क्लास में ही चलाऊं उसको। सबसे पहला पेज, नोट्स में सबसे पहला पेज, इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं काफ़ी सारी। स्कोप, अगर आपने स्टैंडर्ड साथ लेके जाना है तो लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड IFRS 15 में बहुत स्कैटर्ड लिखा हुआ है, यानी इतना आसान नहीं लिखा हुआ स्टैंडर्ड। क्या जो इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं वो मैंने बहुत समराइज करके खींच के इतनी लिखी है, वरना तो ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, वो तो फिर 100 सफ़े हो जाते हैं। हाँ हाँ जी। स्कोप यानी किन के ऊपर नहीं लगता IAS, तो ये लीज, लेसर की इनकम क्या है? लेसर की जो ऑपरेटिंग लीज है तो उसकी रेंट इनकम है, अगर फाइनेंस लीज है तो इसकी इंटरेस्ट इनकम है, अगर डीलर लेसर है तो उसकी सेल्स भी है। तो उन पे ये IAS नहीं लगता, वो वही IFRS 16 ही बताएगा क्या करना है। और इसी तरह से बैंक की इनकम, बैंक इंटरेस्ट इनकम, तो वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिखाएंगे, वो ये रेवेन्यू नहीं सिखाना। तो ये कोई 3-4 नाम है, ये MCQ में पूछे जा सकते हैं कि इनके ऊपर नहीं लगता IFRS 15। और ये चौथी चीज ये है कि एक दुकान पे, ये अक्सर आपने शायद देखा हो कि एक दुकान पे कोई चीज कस्टमर मांगने आया, उसके पास वो नहीं थी, उसने कहा बैठे मैं ला के देता हूँ, उसने वो साथ वाली दुकान से ला के दे दी। अच्छा, साथ वाली दुकान को वो फिर बदले में या तो पैसे देगा या कल को इसके पास जो चीज वो वापस आ जाएगी तो उसको दुकान को वापस कर देगा। तो ये जो दोनों दुकानदार आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये नहीं है कोई सेल। ये जो दुकानदार आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे थे, ये कोई सेल नहीं है। ये लिखा हुआ चौथा पॉइंट, स्कोप के चौथे पॉइंट का ये मतलब है। नहीं, असल में जो चीज एक दुकानदार ने दी थी दूसरे दुकानदार से, उसको वापस मिल जाएगी शाम को। जैसे ये मार्कर है, एक स्टेशनरी शॉप पे गया कस्टमर, लाल मार्कर खरीदने, उसके पास लाल मार्कर नहीं थे, तो उसने साथ वाली दुकान से कहा मेरे पास काले मार्कर पड़े हैं, वो डब्बा तुम रख लो, लाल मार्कर का डब्बा मुझे दे दो। तो अब इन दोनों दुकानदारों के दरमियान जो मार्कर के डब्बे एक्सचेंज हुए हैं, ये कोई सेल नहीं है, क्योंकि सेम ही चीज थी, सेम ही प्रोडक्ट, एक दुकान से हटके दूसरी दुकान पे चलेगी, तो इसमें कोई रेवेन्यू वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये जो 3 डेफिनेशंस हैं ये भी याद करनी है, रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट और कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? जिसको हम कोई गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं। और इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट वही है जो लॉ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस कस्टमर से जो हम चीजें कमा रहे हैं, जो रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू वाली लाइन पढ़े। रेवेन्यू की मिसाल में सेल हो सकती है, तो पुरानी जुतियां अगर बेच रहे हैं कबाड़िया को, तो वो भी तो सेल है।
तो ऑर्डिनरी एक्टिविटीज का मतलब है जो बिजनेस का मेन काम होता है, तो उसमें जो रेवेन्यू इनकम कमाई होती है उसको रेवेन्यू कहते हैं। अगर काम ही यही है कबाड़िए वाला तो फिर हाँ उसका वो रेवेन्यू हो रहा होगा। अच्छा, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए IFRS 15 का जो मॉडल है ना, वो मॉडल क्या है वो समझाता हूं। गुड्स बेचनी है कस्टमर को, तो गुड्स की सेल को सेल रिकॉर्ड करना, कब करना, कितने पे करना, ये सारे बहुत सारे फैसले हैं। IFRS 15 ने इन फैसलों का जवाब दिया है 5 स्टेप्स में। एक स्टेप ये है कि आप पहले देखें कि कॉन्ट्रैक्ट है, यानी क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, हो गई शर्त पूरी। फिर ये आइडेंटिफाई करें कि कस्टमर को वादा क्या कर रहे हैं, कस्टमर को वादा किस चीज का कर रहे हैं, यानी क्या है चीज जो बेचनी है। जैसे अगर कस्टमर को एसी बेचना है तो क्या वादा है जिसके पैसे ले रहे हैं 60,000 रुपए, एसी, तो वादा क्या है, एसी बेचना। इसी तरह से अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो कहते हैं एसी में इंस्टॉल करके दिया करूंगा, तो कस्टमर को क्या वादा कर रहा है, इंस्टॉलेशन की सर्विस देना। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि आप पहले, अच्छा ये IAS लग किस पे रहा है, कस्टमर पे कि सेलर पे, सेलर पे, सेलर पे। तो सेलर को IAS ये कह रहा है कि आप पहले देखिए कि कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, ठीक है जी है। अब ये आइडेंटिफाई करें कि आपका वादा बीच में क्या है, यानी क्या चीज है जिसका वादा है, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। फिर अगला काम ये करें कि आप देखें पूरी ट्रांजैक्शन की अमाउंट क्या है, अमाउंट निकल आई। चौथा स्टेप ये है कि अगर एक से ज्यादा तरह के वायदे हैं, एक से ज्यादा तरह के वादे, जैसे वादा है एसी बेचना भी है, पहुंचाना भी है और इंस्टॉल भी करके देना है, तो अब ये 3 वादे आ गए। और अगर इन तीनों वादों का टोटल 1 लाख रुपया तय हुआ है तो उसको इन तीनों वादों में तोड़ना पड़ेगा। ये चौथा स्टेप है कि अमाउंट टोटल को एलोकेट करना पड़ेगा। और आखिरी स्टेप ये है कि जैसे जैसे वादा पूरा करते जाएं उस वादे से रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो बनाते जाएं। ये है IFRS 15 की अप्रोच। सर ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब वादा? हाँ जी, वादा। अब इन सबको हमने एक एक करके डिटेल से पढ़ना है, तो 5 स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं। 5 स्टेप किस चीज के, सेलर रेवेन्यू कब कितने से कैसे रिकॉर्ड करे, इस चीज को 5 स्टेप्स में बताया है IAS ने। पहला स्टेप कि देखें कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। दूसरा स्टेप वादे पहचाने के वादा क्या किया हुआ है। तीसरा स्टेप कि इस पूरी ट्रांजैक्शन की एक अमाउंट कैलकुलेट करें। चौथा स्टेप की जरूरत नहीं रहेगी अगर एक ही वादा है, तो अगर एक से ज्यादा वादे हैं तो फिर चौथे स्टेप की जरूरत है। और पांचवा स्टेप, जैसे जैसे वादे पूरे करते जाएं उनका जो रिलेटेड पोर्शन है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएं। ये 5 स्टेप मॉडल भी कहलाता है। ये है अप्रोच IFRS 15 की। अब इन 5 स्टेप्स को मैं एक एक करके पढ़ाता हूं। इन 5 स्टेप्स में कोई मुश्किल परेशानी? हाँ, तो अभी पढ़ेंगे तो फिर आएगी मुश्किल, अभी तो मैंने नाम ही लिए। चलें, इनमें से पहला स्टेप समझाता हूं। अच्छा, ये जो पहला स्टेप है ना, इसमें ये जो 5 पॉइंट्स लिखे हुए, पहला स्टेप, इसमें आगे पॉइंट नंबर 1 और उसमें आगे ABCDE। ये ABCDE ये आपने रटने हैं।
इनका मतलब समझ लें, ये क्या है? ये वो शर्तें हैं जो सारी की सारी पूरी होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन इन शर्तों की ज्यादा गहराई में नहीं आप जाइएगा, क्योंकि इनमें जितनी भी शर्तें हैं उनमें से काफी सारी सब्जेक्टिव भी हैं, तो इसमें ज्यादा गहराई वाली चीजें जो है ना वो स्टेप 2 ऑनवर्ड चलेगा। तो इसलिए इसको मैं करा जरूर रहा हूं, गुजार रहा हूं, लेकिन इसमें ज्यादा पीएचडी की जरूरत नहीं है। तो ये 5 कंडीशंस हैं, अगर ये पांचों पूरी होंगी, अगर पांचों पूरी होंगी तो स्टेप 1 पूरा हो जाएगा। क्या है स्टेप 1? कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो पहली शर्त यानी पहला स्टेप पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद अगले स्टेप्स पे जाएंगे। अब ये पांचों शर्तें पूरी होनी जरूरी है। पांचों शर्तें क्या हैं? पहली शर्त यह है कि दोनों पार्टीज ने टर्म्स तय की हों, दोनों पार्टीज के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रूव्ड हो। तो सीधी सी बात है, जाहिर है तभी होगा, नहीं अंडरस्टूड बात है। तो पहली कंडीशन ये है कि दोनों पार्टीज ने जो भी टर्म्स हैं वो एग्री कर ली हो सकता है लिख के की हो सकता है जबानी की हो। और कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस होती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे एक बस है जो कलमा चौक से चलती है गजुमता तक, अब उस बस में जो बैठ रहा है, वैसे तो उसमें टिकट लेके पहले बैठते हैं, लेकिन चलो टिकट बस में ही अगर है तो, अब एक कस्टमरी प्रैक्टिस ये है कि जो भी सवारी उस बस में बैठ गई जाके, तो उसने गजुमता जाना तो बैठी। अब वो ना कंडक्टर को कहेगा मैंने गजुमता जाना है, ना कंडक्टर से पूछेगा। थोड़ी देर बाद कंडक्टर उससे गजुमता का किराया ले लेगा। अब वो अगर ये कहे कि अरे नहीं मैं तो खाली जगह बैठ के वैसे ही बैठा था, पढ़ना था मैंने तो नहीं तुम्हें कहा था मैंने गजुमता जाना है, तो ये तो ये बेकार हरकत है, क्योंकि वहां बस में आके सवारी का बैठना अंडरस्टूड है कि उसने गजुमता जाना है तो उसकी गाड़ी में बैठा है। तो इनको कहते हैं कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि इसमें कहना सुनना जरूरी नहीं होता, अंडरस्टूड है कि उसमें अगर बैठ रहा है तो वो सवारी है तो जाने के लिए बैठ रहा होगा। इसी तरह कोई रेस्टोरेंट है, वहां मिलती है लस्सी है, अब जो भी आके उस रेस्टोरेंट के अंदर बैठेगा तो वो लस्सी पे नहीं बैठ रहा होगा। अब वो जो वेटर होगा वो चलते फिरते सब खाली टेबल में लस्सी का गिलास रखता जा रहा है। अब एक बंदा वहां जाके बैठा हुआ था, वेटर लस्सी का गिलास रख गया, उसने पी लिया। अब वेटर से पैसे मांगने आया, वो कहेगा मैंने मांगा थोड़ी था तुमसे लस्सी का गिलास, मैं तो वैसे ही बैठा था आके। तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये होती है कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिसेस, कि कुछ नॉर्म्स बिजनेस की बन जाती हैं जिसमें कस्टमर अगर फलाना को एक्शन ले रहा है तो अंडरस्टूड है कि चीज उसने खरीदनी है, उसको वर्बली कहना जरूरी नहीं था। तो पॉइंट नंबर ए है कि दोनों पार्टीज ने आपस में टर्म्स एग्री कर ली हों, चाहे लिख के, चाहे जबानी, चाहे वैसे ही इन अकॉर्डेंस विद अदर कस्टमरी प्रैक्टिस, और दोनों की नियत भी हो कि उन्होंने ये काम पूरा करना है। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव अप्रूव्ड द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रैकेट के बाहर, एंड आर कमिटेड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त का मतलब है कि दोनों पार्टीज को पता हो कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनको सबको अपने अपने राइट्स पता हो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या राइट्स दूसरे के हैं। तीसरी चीज, पेमेंट टर्म्स भी पता हो कि कब कब कितने कितने पैसे देने, ये भी तय हो चुका हो। चौथा, द कॉन्ट्रैक्ट हैज कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस ये बचपन से मुख्तलिफ स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हैं। कमर्शियल सब्सटेंस की मिसाल आप ऐसे समझ लीजिए जिसमें कुछ प्रॉफिट्स तो हो, यानी कोई इकोनॉमिक चीज तो उसकी हैसियत तो हो, इसको कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस हो। जैसे अगर कोई गन पॉइंट पे और कहे कि ये चीज जो तुम 10 लाख की बेचते हो मुझे तुम 20,000 की बेचोगे, जी सर जी, जैसे आप कहें। अब ये टर्म्स एग्री हो गई, लेकिन इनमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है। तो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब आप समझ लीजिए इकोनॉमिक फायदा हो। और लास्ट ये है कि बहुत उम्मीद है कि कस्टमर से पैसे मिल जाएंगे, इट इज प्रोबेबल कि एंटिटी उससे पैसे कलेक्ट कर पाएगी। अच्छा, ये कैसे, ये कब होता है कि पैसे ही ना कलेक्ट कर सकते हो? बैकडेट हो जाता है। ये तो बात की बात है, पहले ही क्यों ये शर्त लगा दी? हाँ, अगर चोर लेके जा रहा है चीजें, वो तो खैर चलो बताएगा भी नहीं, डाकू लेके जा रहा है तो वो सेल नहीं मान लेंगे। टर्म्स बेशक हम उससे एग्री कर रहे होंगे, लेकिन पैसे वैसे नहीं मिलने उससे। तो शर्त है कि पैसे मिलने जरूरी हैं। इसके लिए मैं आपको ओरिजिनल आईएएस की भी एग्जांपल बताता हूँ। हॉस्पिटल है, वहां पर एक इमरजेंसी केस आया, आते रहते होंगे एक्सीडेंट वाले केसेस, है प्राइवेट हॉस्पिटल। अब जो आया है मरीज वहां पर, उसको कोई राहगीर ही उठा के लाए हैं।
ना उसके पास कोई मोबाइल है, ना उसके घर वालों से कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, और अगर चलो कांटेक्ट किसी ने बता भी दिया तो उसकी माली हालत नहीं लग रही है कि पैसे दे पाएगा। अब हॉस्पिटल उनको सर्विस तो दे रहा है, सर्विस सेल कर रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इससे फीस मिल पाएगी, तो ये पांचवी कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही। तो इसलिए हॉस्पिटल इस सर्विस का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं है कि पैसे मिलेंगे। ये पांचवी कंडीशन है। तो ये पांचों कंडीशंस जब पूरी होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। सेलर तो ये एंटिटी कैन आइडेंटिफाई ईच पार्टी, अपना भी और कस्टमर की भी राइट। हाँ जी, ईच पार्टी दोनों। सर ये कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस में आउटफ्लो भी, आउटफ्लो कैसे? मतलब आपने कहा कि प्रॉफिट अगर हो, हम जो चीज बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस पूरी ट्रांजैक्शन पे हमें कोई प्रॉफिट भी होने लगा है। सर तो अगर हमें लॉस हो रहा हो तो कमर्शियल सब्सटेंस है। असल में कमर्शियल सब्सटेंस यानी हम जो चीज बेच रहे हैं वो हम नुकसान पे बेच रहे हैं। रेवेन्यू तो नहीं होगा ना कोई तो। असल कमर्शियल सब्सटेंस ये होता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया ना, जैसे प्रॉफिट है। असल सब्सटेंस कमर्शियल सब्सटेंस ये होता है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि हम जो ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उससे हमारे कैश फ्लोस पे फर्क पड़ता है। यानी जो चीज हमारे पास मौजूद थी उससे जो कोई फायदा आना था, अब जो हम चीजें बेच के पैसे ले रहे हैं उसमें और इन्वेंट्री की वैल्यू में फर्क है। अब वो फर्क आइदर साइड पे हो सकता है। The risk, timing or amount of the entity's future cash flows is expected to change as a result of the contract. कि हमारे पास पहले कोई और वर्थ की चीज है, अब उसके बदले कोई और वर्थ की चीज यानी पैसा बिजनेस में आ जाना है, तो चेंज आ गया ना, तो कमर्शियल सब्सटेंस होता है। वो तो मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि प्रॉफिट और हु ट्रांजैक्शन के अंदर। अच्छा, अब ये 5 कंडीशंस हैं, ये पांचों पूरी होंगी तो क्या होगा? तो फिर कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। बस इन पे पांचों पे मजीद बात नहीं करते। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 इसका फिलहाल छोड़ देते हैं। जब आप इसमें थोड़े से पक्के हो जाएंगे फिर इस पे वापस आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन भी इस चैप्टर के एंड के लिए छोड़ दिया। स्टेप 2 पे आए, यहां से असल अब काम शुरू हो रहा है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 के आपको वो जो 5 कंडीशंस बताई हैं वो रटनी है। उसके बाद जो आधा को पेज रह गया वो मैंने स्किप कर दिया, वो चैप्टर के एंड पे। अब स्टेप 2 पे आ गया हूं मैं। क्या ना हो तो बार बार देखते रहे, यानी हिम्मत ना हारे, कंडीशंस देखते रहे। नेक्स्ट पेज के तकरीबन मिड से नीचे आ गया हूं। आइडेंटिफाई दी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। यहां से अब मेहनत तलब काम शुरू हो रहा है। अब समझते हैं बात। पूछना है, सवाल पूछना है? नहीं को हाथ में जो उठा नजर आया था, आपने पूछना था क्या? जो हॉस्पिटल में बदला जो है, हाँ, अब वो जितने उस पे हॉस्पिटल वाले खर्चा कर रहे हैं उतने तो नहीं दे सकते, थोड़े बहुत तो अगर वो कहे कि मेरे पास मैं इतने दे। हाँ, अगर हॉस्पिटल को लगता है कि इससे 2000 मिल जाएगा तो बस ठीक है, वो 2000 का रेवेन्यू हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 समझाता हूं जी। जब सेलर कस्टमर को कोई गुड या सर्विस बेच रहा है तो कस्टमर को भी पता है और सेलर को भी पता है कि क्या चीज है जो बेची जानी है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई कॉलेज, आप स्टूडेंट, चलें कॉलेज की मिसाल देता हूं, स्टूडेंट्स को जो फीस ले रहे हैं इसमें क्या बेचा है? कोचिंग सर्विस दी है ना। अब इस कोचिंग सर्विस में स्टूडेंट को भी पता है कि फीस असल में क्लासेस की है, कॉलेज को भी पता है कि असल में फीस कोचिंग की है। अगर कोई कॉलेज फीस पूरी लेके और स्टूडेंट से ये कहे कि ठीक है आप लाइब्रेरी यूज करें, आप वॉशरूम यूज करें, कैंटीन यूज कर लें, बस ठीक है, आपको सर्विस दे तो दी, तो काफी है? नहीं, क्योंकि पता है कि फीस किस प्रॉमिस्ड सर्विस की है, वो कोचिंग है। तो सेलर जब कोई गुड या सर्विस बेच रहा होगा तो उसको भी पता होगा कि क्या वो वादा है जिस चीज के पैसे हैं। वो वादा कोई एक प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई एक सर्विस भी हो सकती है, और प्रोडक्ट के एक से ज्यादा यूनिट्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर किसी बिजनेस ने स्टेशनरी शॉप है और अपने उसने कस्टमर को 4000 पेजेस सप्लाई करने हैं, A4 साइज, ये जो आप लोग फोटोकॉपी कराते हैं ना, A4 साइज होता है,
A4 साइज 4000, एक में मेरा ख्याल में 500 होते हैं कितने एक बंडल के अंदर, तो वो उसने 4000 यूनिट्स अपने कस्टमर को बेचने हैं। तो इसमें प्रोमिस्ड गुड क्या है? A4 पेज। हाँ, उस A4 पेज के यूनिट्स 4000 हैं, लेकिन A4 पेज वो प्रोमिस्ड गुड है जिसके कस्टमर से पैसे ले रहा है। अच्छा, और मिसाल, एक बिजनेस है जिसने 300 ये अपना जो क्या यार ये हीटर, ये जो फैन हीटर फैन होता है, ये 300 अपने कस्टमर तक पहुंचाने हैं, 400 जो है उसने एसी पहुंचाने हैं, और 200 उसने यूपीएस पहुंचाने हैं। अब ये प्रॉमिस्ड प्रोडक्ट क्या है? तीन प्रॉमिस प्रोडक्ट हैं। हाँ, उनके आगे नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा हैं, तो ये 3 सेलर को भी पता है, बायर को भी पता है कि किस चीज की प्रॉमिस, क्या चीज है जो प्रॉमिस्ड गुड है। अच्छा, और मिसाल, एक हॉस्पिटल से एक सर्जरी करवानी है कस्टमर ने, और उस सर्जरी के लिए हॉस्पिटल वाले उससे लेट से 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो इस 2 लाख रुपए के बदले प्रॉमिस्ड सर्विस क्या है? सर्जरी। हाँ, अब बाकी काम होंगे कि उसने हॉस्पिटल में आना होगा, रहना होगा, रूम भी है, कैंटीन भी है, लेकिन प्रॉमिस्ड सर्विस सर्जरी परफॉर्म करना है। वकील है, उसको एक केस में पेश होने के लिए फीस दी जा रही है। अब उस वकील ने कोर्ट आना भी है, वापस भी जाना है, हमें तसल्लियां भी देनी है, कागज भी लेने हैं, लेकिन प्रॉमिस्ड सर्विस क्या है? जो केस में उसको रिप्रेजेंट करना है। तो किसी भी सेलर को यह पता होना चाहिए कि वो क्या गुड या सर्विस प्रॉमिस कर रहा है। जो गुड या सर्विस जिसका प्रॉमिस किया जा रहा है उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। वो गुड या सर्विस जिसका प्रॉमिस किया जा रहा है उसको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहते हैं। वो एक गुड एक सर्विस भी हो सकती है, सीरीज ऑफ गुड्स और सीरीज ऑफ सर्विसेज भी हो सकती है। जैसे अगर एक बिजनेस है, वो क्लीनिंग सर्विसेज देता है, बिल्डिंग्स को, ऑफिस बिल्डिंग को सफाई की सर्विसेज देता है, और उसने अपने कस्टमर से 1 साल का क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या हुई? क्लीनिंग सर्विस। और ये सीरीज है ना, पूरा हर रोज आके क्लीनिंग सर्विसेज करनी है, तो ये सीरीज ऑफ सर्विसेज है। तो ये मैंने आपको परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में पॉइंट नंबर 1 बता दिया। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस in a contract with the customer to transfer to the customer either a good or service or series of distinct। अब ये distinct का वर्ड क्या है ये आगे करता हूं एक्सप्लेन। क्या ये कहाँ है सप्लायर? सर ये सप्लायर नहीं होती है। क्यों? Sir, performance obligation is a promise in a contract with the customer। Contract with the customer। Contract with the customer। क्या contract? To transfer to the customer। सर वो मैं ये कंफ्यूज कर गया, मैंने कहा शायद परफॉर्मेंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट अलग लाइन है, उसके बाद फिर कॉमा विद अ कस्टमर टू ट्रांसफर टू द। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। क्या कॉन्ट्रैक्ट? टू ट्रांसफर टू द कस्टमर। अच्छा, क्या ट्रांसफर करना है? या तो आ गुड और सर्विस या फिर सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज। डिस्टिंक्ट का वर्ड क्या है ये अभी मैंने आपको इसके बाद समझाना है। अभी पॉइंट 1 में आपको जो चीज मैं एम्फसाइज कर रहा हूं वो प्रॉमिस का है, कि वो गुड और सर्विस जिसका प्रॉमिस किया जा रहा है, जो चीज असल में बेचने के पैसे ले रहे हैं, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। और मिसालें, एक कस्टमर को हम अच्छा, ये टॉपिक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर या कस्टमर? सेलर। हमने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको आपकी एक पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देंगे। प्रॉमिस्ड सर्विस क्या है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देना। तो जिस चीज के पैसे लिए जा रहे हैं वो या तो गुड होगी या सर्विस होगी या दोनों होंगी। तो इसके जो पैसे, जिस चीज के पैसे लिए जा रहे हैं वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। आगे डब्बे में इसकी मिसालें हैं, ये भी आप याद कर लीजिए। मैंने आईएएस की मिसालें छापी हुई हैं, ये भी एग्जाम में टेस्ट हो चुकी हैं कि आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की एग्जांपल्स बता दें। तो आप बेशक इनको याद कर लें, बता भी देता हूं ये क्या है। सेल ऑफ गुड्स,
सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। परफॉर्मिंग एन एग्रीड अपॉन टास्क फॉर कस्टमर, ये जो मैं आपको भी वकील की मिसाल दे रहा था, तो कोई भी इस तरह की और कंसल्टेंसी सर्विस हो सकती है। प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ स्टैंडिंग रेडी टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज, यानी किसी इंजीनियरिंग फर्म से कॉन्टेक्ट किया है कि आपने ऑन कॉल रहना है, अगर कोई भी प्लांट में कोई और मसला हुआ तो आप फौरन रिपेयर के लिए पहुंचेंगे। जैसे फायर ब्रिगेड होता है, तो फायर ब्रिगेड की कोई लगी बंदी नौकरी थोड़ी है, वो तो ऑन कॉल ही है ना। तो अगर हम अपने क्लाइंट को कोई इस तरह की सर्विस दे रहे हैं, जैसे रेस्क्यू के लिए हमने किसी बिजनेस से कांटेक्ट कर लिया, कस्टमर ने रेस्क्यू बिजनेस वालों से कांटेक्ट कर लिया कि कभी कोई इस तरह का मसला हुआ, कोई हादसा हो गया, कोई आग लग गई, तो आपने फौरन रेस्क्यू के लिए आना है। अब इस बात के लिए वो रेस्क्यू वाले एक फीस ले रहे हैं, और अगर पूरा साल में कोई हादसा ना हुआ तो वो फीस वापस कर देंगे? नहीं, वो फीस किस बात की ले रहे हैं? ऑन कॉल रहने की फीस ले रहे हैं। तो अब ये ऑन कॉल रहना ये एक सर्विस है। ये चौथा बुलेट पॉइंट, तीसरा बुलेट पॉइंट था। प्रोवाइडिंग एजेंसी सर्विसेज, एजेंट की सर्विसेज, वो भी एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। कंस्ट्रक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपिंग एन एसेट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बिल्डिंग बना के देना, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ग्रांटिंग लाइसेंस, ये आप बस मिसाल की हद तक याद रख लें, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो FR2 के सिलेबस में नहीं है, ये CFA1 में है, लेकिन ये भी एक मिसाल है। बल्कि नहीं, फिर आपको एक फिक्र रहेगी कि नहीं कुछ तो है जो सर ने नहीं बताया। चलिए इसकी मिसाल बताता हूँ। एक बहुत मशहूर ब्रांड हो और वो अपना ब्रांड किसी और को इस्तेमाल करने के लिए किराए पे दे दे, फ्रेंचाइज जैसे। फ्रेंचाइज का आइडिया है? कोई मशहूर ब्रांड है और वो मजीद अपनी ब्रांचेस खोलने की बजाय है, नहीं क्या, और वो अपनी खुद ब्रांचेस खोलने की बजाय अपना नाम इस्तेमाल करने का किसी को हक दे दे, फ्रेंचाइज होती है ये मतलब है लाइसेंसिंग का। और एंड पे ग्रांटिंग ऑप्शंस टू परचेज एडिशनल गुड्स, ये हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये मिसालें हैं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की। ठीक है यहां तक? पॉइंट नंबर 1 आपने रटना है। आपसे पूछा जा सकता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बता दें क्या होती है, तो पॉइंट नंबर 1 रट्टा लगा लीजिएगा। पेज 2 पे पॉइंट 2, ये भी बस ऐसी नॉलेज के लिए सुन लें, इसमें कोई रट्टे की जरूरत नहीं है। पॉइंट 2 में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि नॉर्मली जो भी कस्टमर से वादा किया जा रहा होगा वो एक्सप्लिसिट होगा, यानी बताया जाएगा कि हम आपको क्या क्या गुड या सर्विस देंगे। लेकिन कुछ होते हैं जो कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस पे अंडरस्टूड होते हैं, जैसे ये जो टेस्ट्स होते हैं, टेस्ट ये जो आप क्लास के टेस्ट दे रहे होते हैं, ये एक अलहदा प्रोडक्ट भी हो सकता है। CA की मार्केट में तो इतना नहीं है, लेकिन ये स्कूल कॉलेजेस की जो एकेडमीज होती है ना, स्कूल्स की खास तौर पे, उनमें ये बाकायदा प्रोडक्ट बिकता है कि फलानी एकेडमी से टेस्टिंग सिस्टम लेना है, तो ये एक प्रोडक्ट है, इसकी फीस ली जाती है। क्या हुआ? नहीं, वो जो CA में होता है ना, वो प्रॉपर फीस ली जाती है सर, वो इतनी नहीं होती है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को बाउंड करने के लिए होती है, वरना वो प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं होता है। कितनी फीस होती है? 2000 रुपए ना। अच्छा चलो 2-3 हज़ार रुपए होगी, तो कॉलेज इसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहा होता है। ये वैसे ही ना स्टूडेंट्स को बाउंड करने के लिए कि वो सीरियस हों, जब उन्होंने पैसे, क्योंकि पैसे देंगे तो आप सीरियस होंगे, तो इसलिए वो बाउंड करने के लिए, तो CA में नहीं होता। लेकिन अगर होता तो ये एक प्रोडक्ट होता बाकायदा कि टेस्टिंग सर्विस बेचनी है। अब CA मार्केट में एक नॉर्म्स ये चल रहे हैं कि जो भी एडमिशन लेगा तो वो टेस्टिंग सर्विस भी अंडरस्टूड है कि ले रहा होगा। अब स्टूडेंट को ना कॉलेज ने वादा किया, ना स्टूडेंट ने आके डिमांड की कि हमें टेस्टिंग सर्विस भी चाहिए, अंडरस्टूड है कि टेस्टिंग सर्विस भी स्टूडेंट ले रहा होगा। एक और मिसाल देता हूं, राइस का मुझे नहीं पता क्या निज़ाम है, मैं समझा रहा हूं आपको कि बुक्स अलहदा प्रोडक्ट है। हो सकता है कि जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आता हो तो अंडरस्टूड होता हो कि ये बुक्स भी खरीदेगा, और जो फीस रखी गई हो वो बुक्स इंक्लूसिव रखी गई हो, और जिस स्टूडेंट ने बुक्स ना लेनी हो वो बताएगा कि मैंने बुक्स नहीं लेनी, फिर उसकी फीस कम की जाएगी। मिसाल समझ आई? बुक्स भी बेची जाती होंगी और बाय डिफॉल्ट बेची जाती होंगी,
अगर किसी स्टूडेंट ने कहना होगा कि मैंने बुक्स नहीं खरीदनी, तो वो कहेगा कि बुक्स नहीं खरीदनी, फिर अकॉर्डिंगली फीस कम होगी। तो अब वो स्टूडेंट जो एडमिशन लेने आ रहा है वो ये कह नहीं रहा है कि मैंने बुक्स खरीदनी है, लेकिन अंडरस्टूड है कि उसने बुक्स खरीदनी है। तो उस फीस के अंदर बुक्स बेचना भी एक प्रॉमिस है। ये पॉइंट नंबर 2 का मतलब है कि जो प्रॉमिस है वो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इंप्लाइड बाय कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस भी हो सकता है। लेकिन ये बस गुजारा मुजारा पॉइंट था, बस गुजार लिया। पॉइंट 1 करना है याद, ये आप साथ साथ मार्क पे करते जाइएगा जो याद करने हैं। इसमें ज्यादातर चीजें याद करनी है वैसे। पॉइंट 2 ओके, चलें आगे पॉइंट 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 के टॉप पे पॉइंट 3। ये बहुत कीमती पॉइंट है और इनफैक्ट काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है और इस पे मेरी भी मेहनत बहुत चाहिए और इस पे अगली क्लास में भी बात इसी पे चल रही होगी। पेज 2 के ऊपर जो भी पॉइंट 1 समझाया था मैंने वो दोबारा बताता हूँ। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस। पेज 2 पे अभी पॉइंट नंबर 1 जो समझा रहा था, इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू अ गुड और सर्विस आगे दैट इज डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट होना जरूरी है। 5 स्टेप पढ़ रहे हैं हम। दूसरा स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वो प्रॉमिस गुड और सर्विस होगी जो डिस्टिंक्ट होगी। अ गुड और सर्विस दैट इज डिस्टिंक्ट। ये डिस्टिंक्ट होना बहुत जरूरी है। स्टेप 2 है कि बिजनेस सेलर ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करनी है कि मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या जाग रहे हैं ना कि क्या क्या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस आएगा, जाग रहे हैं, वो प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस आएगा जो डिस्टिंक्ट है। ये डिस्टिंक्ट क्या है, इसके लिए पेज 3 पे आते हैं। किसी भी प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस के लिए डिस्टिंक्ट होने के लिए 2 बातें हैं, दोनों पूरी होनी जरूरी हैं। दोनों में से एक नहीं चलेगी, दोनों पूरी होंगी तो वो डिस्टिंक्ट है। एक बात मतलब कच्चे कच्चे अपने अल्फाज में बता रहा हूं, असल अंग्रेजी बात में, पहले कच्ची पिच्ची बात सुन लें। 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो डिस्टिंक्ट है। एक शर्त कि ये गुड और सर्विसेज बाय नेचर इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्ट पहचान है इसकी, यानी ये चीज वैसे भी खरीदी बेची जाती है। जैसे अगर एक बिजनेस है जो एक मशीन बेच रहा है और वो मशीन कस्टमर तक पहुंचाएगा भी और उसको इंस्टॉल भी करके देगा। अब ये 3 काम हो गए अलग अलग, मशीन बेचना, पहुंचाना और इंस्टॉल करना। अगर ये तीनों काम अलग अलग वैसे भी किए जाते हैं, यानी अगर मशीन बेच के कस्टमर तो छोड़ दिए जाती है कि ठीक है आप खुद ही ले जाएं, तो बस मशीन बेचना काफी है। सर्विस हमसे डिलीवरी की भी लेनी है, ठीक है हम डिलीवर भी कर देते हैं, ये भी एक सर्विस है, इसके इतने पैसे लगेंगे। हमसे इंस्टॉल करवाना है करवा लें, इतने पैसे और लगेंगे, नहीं करवाना किसी और से करवा लें। तो अब ये तीनों वादे बाय नेचर डिस्टिंक्ट हैं। कैसे पहचाना जा रहा है कि वैसे भी अलग अलग बेचे जाते हैं। तो बाय नेचर ये समझाने के लिए मैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स की मिसालें लूंगा जिनमें एक से ज्यादा वादे हैं। अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं ना, इसमें मैं ज्यादा बात उन मिसालों की कर रहा हूं जिसमें एक से ज्यादा वादे हैं, क्योंकि उसी में मुश्किल है। जब एक बार ये ज्यादा वादे वाली बात समझ आ जाएगी तो फिर सिंगल वादे वाली बात उसके बाद बता दूंगा। तो इसलिए मैं अभी जितनी मिसालें दूंगा उनमें एक से ज्यादा वादे कर रहा हूं। मिसाल में रिपीट कर रहा हूं, मशीन बेचनी है, डिलीवर भी करनी है और इंस्टॉल भी करनी है। अब ये 3 वादे हैं
फैसला ये करना है कि क्या ये तीनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं या नहीं। दो शर्तें हैं, अगर ये दोनों शर्तें पूरी हुई तो ये तीनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, और अगर ये शर्तें पूरी ना हुई तो फिर ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है। अब वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त ये है कि ये तीनों वादे बाय नेचर भी डिस्टिंक्ट हैं। इसको कैसे पहचाना जा सकता है कि इनको वैसे भी अलग अलग बेचा करता था। और दूसरी शर्त यह है जो और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, यानी विद इन द कॉन्ट्रैक्ट, वो आपस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ये बात दोबारा, अगर जो मैंने मिसाल दी है, 3 वादे हैं, गुड बेचना, डिलीवर करना और इंस्टॉल करना। फैसला ये करने लगे हैं कि क्या ये तीनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं या नहीं। ये फैसला होने लगा है। 2 शर्तें हैं, अगर वो दोनों शर्तें पूरी हुई तो फिर ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होंगी। अब वो दोनों शर्तें क्या हैं? एक शर्त यह है कि जिन वादों को हम सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहना चाह रहे हैं वो वादे बाय नेचर भी डिस्टिंक्ट हो। ये कैसे पहचाना जा सकता है? इनको अलग अलग बेचा जाता है, इनकी एक प्राइस होती है बाकायदा। और दूसरी शर्त यह है, और उर्दू वाला, दूसरी शर्त यह है कि जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी इनकी अपनी अपनी पहचान बाकी रहेगी। इन वादों की अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी इज्जत बाकी रहेगी। ये आपस में गुडमट नहीं हो जाएंगे, ये आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब इसकी मैं और मिसालें देके समझाता हूं। सर वो रिसीट का प्रॉपर्ली उसको देखेंगे कि इस चीज की ये प्राइस है, इस चीज की ये नहीं, ये प्राइस वाली बात अभी करता हूं बात इस पे। मिसाल से समझाता हूं। अगर एक बिजनेस सीमेंट, ईंटें, बजरी, यानी जिसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहते हैं, ये बेचता भी है, ये भी उनका काम है। वर्कर भी प्रोवाइड करता है, ये भी उनका काम है। और ये सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये खुद करवाता भी है, यानी जिसने सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल खरीदना हो उसको बिल्डिंग मटेरियल भी बेच देते होते हैं, जिसने सिर्फ वर्कर्स लेने हो उनको वर्कर्स भी प्रोवाइड कर देते होते हैं, और जिसने काम करवाना हो कि आप आके सुपरवाइज करके अपनी निगरानी में सारा काम करवाएं तो ये भी कर देते हैं। अब एक कस्टमर ने कहा कि आपने हमें एक बिल्डिंग बना के देनी है, सिर्फ सामान नहीं सप्लाई करना, मजदूर भी आके आपके, सामान भी आपका, और हमें बिल्डिंग बनी हुई चाहिए। अब ये बज़ाहिर 3 अलग अलग वादे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल देना, लेबर प्रोवाइड करना और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज देना। लेकिन ये तीनों वादे मिलके एक कंबाइंड आउटपुट बन रहे हैं। ये तीनों वादे मिलके एक कंबाइंड आउटपुट बन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि ये मिलके कंबाइंड आउटपुट बन रहे हुए, नींद आ रही है, तीनों वादे मिलकर एक कंबाइंड आउटपुट। क्या अभी ऑर्डर हो जाएगा तीनों वादे खड़े हो जाए, खड़े हो, सर मैं आपको लगती हूँ तीनों वादे मिलकर एक कंबाइंड आउटपुट। सारे खड़े हो, सारे खड़े हो। पाक सरजमीन शादबाद। चलें बस बैठ जाए। तीनों वादे मिलकर एक कंबाइंड आउटपुट। क्या करूं? लिख के बताऊं? क्या लिख के क्या बताऊं? 3 ऑब्लिगेशन उसको आप किसी तरह बस लिख दें। कुछ लिखने से क्या होगा? बन जाती है ना सर। ये सर माइंड में मैप बन जाएगा। तीनों वादे मिलकर एक कंबाइंड आउटपुट। सर ऐसे करके चेयर पे बैठ के ये सामान है, बोरियां हैं,
ये मजदूर हैं, ये हम हैं, ये हमारा सामान और ये हमारे। तो और तीनों वादे मिलकर एक कंबाइन होते हैं। अब हमने ना अपने कस्टमर के साथ ये एग्री किया है कि हम आपको सामान भी देंगे, बंदे भी देंगे, कंस्ट्रक्शन भी हम ही करवा के देंगे, लेकिन बिल्डिंग बस हम आपको बना के देंगे। अब बज़ाहिर ये 3 अलग अलग वादे, सिर्फ सामान भी बेचा जाता था लोगों को, मजदूर की सर्विसेज भी दी जाती थी और कंस्ट्रक्शन सुपरविजन भी होती थी, लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट जो कस्टमर के साथ तय हो रहा है वो एक कंबाइंड आउटपुट है। अब ये कंबाइंड आउटपुट है, सीमेंट बजरी सब इसके अंदर लग चुका हुआ है, तो अगर ये कंबाइंड आउटपुट है तो दूसरी कंडीशन पूरी ना हो सकी, तो अब ये तीनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं है। नहीं समझ आई। समान दूसरी कंडीशन जरा रिपीट करो। एक कंडीशन ये थी कि एक तो बाय नेचर ये अलग अलग हो, इसकी पहचान ये है कि अलग अलग बेचे जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई ऐसी शर्त ना हो कि ये आपस में एक दूसरे के मोहताज हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी शर्त ना हो कि ये आपस की इनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाए, आपस में हाईली इंटर रिलेटेड हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। तो चूंकि अब ये एक कंबाइंड आउटपुट बन गए, अब इनकी अपनी पहचान खत्म हो गई, तो इसलिए अब ये सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। पेज 3 पे हूं मैं, हाँ पेज 3 पे हूं मैं, पेज 3 टॉप पे पॉइंट 3, अ गुड और सर्विस दैट इज प्रॉमिस्ड टू अ कस्टमर इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। अच्छा, अब ये बोथ क्या है? नंबर ए, ये नंबर ए अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा अभी। नंबर ए कि ये गुड और सर्विस बाय नेचर भी एक सेपरेट चीज हो, और बी विद इन द कॉन्ट्रैक्ट ये आपस में हाईली इंटर रिलेटेड ना हो। बी के नीचे एक डब्बा बना हुआ है, बी के नीचे, उसमें 3 एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स आपने रखनी है याद। वैसे तो आपने पूरा पॉइंट 3 याद करना है, पॉइंट 3 पूरा याद करना है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि बताएं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है, तो आप उसके आंसर में पीछे पेज वाला पॉइंट 1 और ये वाला पॉइंट 3 ये सारा पेज पे उगल देंगे आप। अगर आपसे पूछा जाए कि सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है, डिफाइन कर दें, डिस्कस कर दें, तो इसमें जो पॉइंट 1 बताया है और जो पॉइंट 3 बताया ये सारा छाप देंगे आप। अगर रट्टा बहुत अच्छा है और आप 2 भी लिखना चाहें तो मर्जी है, वरना 1 और 3 बहुत है। अच्छा, अब ये 3 के बी में जो एग्जाम्पल्स का डब्बा बना हुआ है, ये वो 3 मिसालें हैं कि अगर ये हुई तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही होगी। ये जो बी के नीचे डब्बा बना हुआ है, ये वो 3 एग्जाम्पल्स हैं कि अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो हो गया तो फिर कंडीशन बी पूरी नहीं हो रही होगी, वायलेट हो रही होगी। तो इसका मतलब फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेट नहीं होंगी। इनमें से मैंने आपको पहली वाली मिसाल बता दी, इस बी के डब्बे में से पहली वाली मिसाल मैंने आपको बता दी। यस सर। हाँ जी, पहली मिसाल ये बिल्डिंग वाली। यस सर। चलिए, अगर कॉलेज ने एक स्टूडेंट को 3 पेपर सेल किए हैं,
FAR2, कॉस्ट और ऑडिट, 3 पेपर सेल किए हैं। इन 3 पेपर्स को अलग अलग भी सेल किया जा सकता था और उनकी प्राइस अलग अलग भी हो सकती थी। अब अगर कोई कस्टमर को ये तीनों पेपर सेल किए जा रहे होंगे तो उनकी प्राइस में डिस्काउंट होगा, लेकिन ये एक प्राइसिंग इशू, एक सेपरेट चीज है। वैसे अगर एक पेपर मिसाल के तौर पे 20-20 हज़ार का होता और तीनों पेपर दिए जा रहे होते, हो सकता है लेट से, वैसे ही बता रहा हूं, हो सकता है 50,000 होता। तो अब ये जो तीनों पेपर्स का इकट्ठा 50,000 पैसे चार्ज करना है, ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, ये एक डिफरेंट चीज है। तीनों पेपर इंडिपेंडेंट है, तीनों पेपर की सर्विस जो दी जा रही है वो इंडिपेंडेंट है। तीनों अलग अलग भी बेचे जाते हैं और तीनों जब एक ही को बेचे जा रहे हैं तो वो तीनों आपस में इंडिपेंडेंट ही हैं। तो अब ये 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। लेकिन अगर ऐसा होता कि जिसको 3 पेपर्स दिए जा रहे होते, ऐसा होता नहीं है लेकिन समझाने के लिए मिसाल बता रहा हूं, तो उनमें फिर तीनों पेपर्स की पढ़ाई इस तरह से डिजाइन कर दी जाती कि चूंकि वो बच्चा FAR2 भी पढ़ रहा है तो हो सकता है कि कुछ चीजें कॉस्ट में कवर की हुई हैं वो FAR2 में एज इट इज इस्तेमाल हो जाएंगी। दोबारा, अगर FAR2 कॉस्ट और ऑडिट एक स्टूडेंट पढ़ता है और चूंकि वो तीनों पढ़ रहा है, और अगर तीनों पढ़ने की वजह से FAR2 और कॉस्ट की जो कोचिंग दी जा रही है उसमें कुछ अमेंडमेंट ये सोच के कर दी जाती हैं कि कॉस्ट भी तो पढ़ ही रहा है, जैसे कॉस्ट के अंदर अगर कोई डिस्काउंटिंग की कैलकुलेशंस करवाई जानी होती, FAR2 में भी डिस्काउंटिंग इस्तेमाल होनी होती, तो चूंकि वो स्टूडेंट दोनों यहीं से पढ़ रहा है तो अब उसका जो सिलेबस या लेक्चर प्लान डिजाइन किया जाएगा वो आपस में इंटर रिलेटेड हो गया ना। अगर इस तरह से वो आपस में इंटर रिलेटेड हो गए, अब ये सेपरेट नहीं गए। नहीं समझ आई? दोबारा, अगर तीनों अलग अलग बेचे जाते तो भी वैसे ही पढ़ाए जाते। एक ही स्टूडेंट को बेचे जा रहे हैं, एक ही स्टूडेंट को बेचे जा रहे हैं तो भी अलग अलग सब्जेक्ट ही हैं। एक ही बेचे जाने, एक ही स्टूडेंट को बेचने पे एक पैकेज डिस्काउंट मिल जाए, वो एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। यानी वो तो एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी ना कि ज्यादा चीजें खरीदोगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट दे देने से इन तीनों सब्जेक्ट्स का पढ़ाना हाईली इंटर रिलेटेड नहीं हो जाएगा। हाईली इंटर रिलेटेड तब होगा कि अगर उनको अलग अलग पढ़ाया जाता तो शायद कुछ और तरह से लेक्चर डिलीवर होते। नींद आ रही है? नो सर। तो शायद किसी और तरह से लेक्चर डिलीवर होते, लेकिन चूंकि कस्टमर को, स्टूडेंट को वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने हैं तो उनमें कुछ टॉपिक्स इंटरलिंक्ड होने की वजह से अब लेक्चर डिलीवरी हो सकता है चेंज हो जाए। जैसे एथिक्स हैं, अब चूंकि स्टूडेंट को वो ऑडिट में पढ़ा दिए जाएंगे तो हो सकता है FAR2 में ना पढ़ाए जाएं, चूंकि उसी कस्टमर को वही सर्विस ऑडिट के रास्ते से दे दी, अब उसी कस्टमर को वही सर्विस अब FAR2 से डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो अगर तीनों पेपर दिए जा रहे हैं और ये सोच के कि एक टॉपिक वहां कवर हो जाएगा, एक वहां कवर हो जाएगा, एक वहां कवर हो जाएगा, इन सब के लेक्चर प्लान मॉडिफाई हो गए, तो अब ये आपस में हाईली इंटर रिलेटेड हो गए ना। अब जब हाईली इंटर रिलेटेड हो गए, अब ये सेपरेट नहीं रहे। सिर्फ तीनों पे डिस्काउंट देना उनको हाईली इंटर रिलेटेड नहीं कर देगा। यानी अगर ऐसा होता कि एक एक करके पढ़े तो भी वही कोर्स प्लान है, तीनों पढ़े तो भी वही कोर्स प्लान है, बस वैसे ही तीनों पढ़ने की वजह से डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये उनको हाईली इंटर रिलेटेड नहीं कर देगा। हाईली इंटर रिलेटेड तब होगा जब उनकी इंडिविजुअल शक्लें होती तो और होती, कंबाइन होने की वजह से और हो रही हैं, अब वो हाईली इंटर रिलेटेड है। ये मैंने आपको इस डब्बे का तीसरी एग्जांपल बता दी। इस डब्बे की तीसरी मिसाल, यार ये टॉपिक है मुश्किल, गहरा है, लेकिन जागना आपने। यस सर। है थ्योरेटिकल नहीं, कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्ट्स हैं। IAS 37 से ज्यादा गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं। जाग रहे हैं? यस सर। डब्बे की तीसरी मिसाल की एक और मिसाल। एक IT कंपनी है,
उनसे एक सॉफ्टवेयर खरीदा और सॉफ्टवेयर खरीदा मतलब लाइसेंस लिया सॉफ्टवेयर का, इंस्टॉल भी उन्होंने करके देना है और ट्रेनिंग भी उन्होंने ही हमारे लोगों को देनी है। सॉफ्टवेयर बेचा भी अलग से जाता है, लाइसेंस मतलब इंस्टॉलेशन करना ये भी एक अलग सर्विस है और ट्रेनिंग देना ये भी एक अलग सर्विस है। हो सकता है वो सॉफ्टवेयर हाउस कहे कि हमारी जो इंस्टॉलेशन की सर्विस है वो ही हमारी ट्रेनिंग के साथ लिंक्ड है, हमने जिस तरह से इंस्टॉलेशन करनी होती है उसी के दौरान ही हमारी ट्रेनिंग एंगेज हो जाती है। अगर आप हमसे अलग अलग सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे होते तो शायद हम किसी और तरह ट्रेनिंग करके देते, लेकिन आप हमसे इंस्टॉलेशन भी करवाएंगे तो ट्रेनिंग थोड़ी सी हम अमेंड कर देंगे। अब इस सूरत में इंटर रिलेटेड हो गए, तो अब ये दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही। और मिसाल, बल्कि ठीक है ये 2 मिसालें काफी हैं। अब मैं आपको इस डब्बे की दूसरी एग्जांपल बताने लगा हूं, वो भी सॉफ्टवेयर हाउस से बताता हूं। एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंपोर्टेड है, यहाँ की एक लोकल सॉफ्टवेयर फर्म है, वो कहती है जी हम आपको माइक्रोसॉफ्ट से लेट से वो सॉफ्टवेयर खरीद देंगे, यानी लाइसेंस्ड बाकायदा खरीदेंगे, इंस्टॉल भी हम ही करके देंगे, ट्रेनिंग भी हम करा देंगे। कस्टमर कहता है कि नहीं, मुझे ना आपने इसमें ये चेंजेस भी करके देनी है। अब वो जो खरीदा होगा उसकी शक्ल कुछ और होगी, लेकिन यहाँ लोकल सॉफ्टवेयर हाउस उसके अंदर घुस के उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करेगा, और अब वो सॉफ्टवेयर वो नहीं रहा जो ओरिजिनली माइक्रोसॉफ्ट ने बेचा था, सॉफ्टवेयर की शक्ल बदल जाएगी। अब सॉफ्टवेयर बेचना और इंस्टॉल करना 2 अलग अलग सर्विस प्रॉमिस नहीं रहे। क्यों? क्योंकि एक ने दूसरे की शक्ल बदल दी, तो अब ये दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि एक की शक्ल बदल गई। इसी की एक और मिसाल, पेंट बेचते भी हैं और पेंट करके भी देते हैं। अगर सिर्फ खरीदना है तो ठीक है, कस्टमर को बेच देंगे, कस्टमर करता रहे खुद ही पेंट। अगर पेंट अपना लाना है, पेंट की सर्विस हमसे लेनी है, चलो पेंट की सर्विस भी हम कर देंगे। लेकिन अगर पेंट खरीदना भी हमसे है और पेंट करवाना भी हमसे, अब जब पेंट कस्टमर को बेचा और वही पेंट ले जाके दीवारों पे कर भी दिया, अब पेंट पेंट नहीं रहा, अब उसमें वार्निश डल के पता नहीं क्या क्या डल के वो चीज ही बदल गई है। तो अब ये पेंट बेचना और पेंट करना 2 अलग अलग चीजें नहीं रहे, क्योंकि शक्ल ही बदल गई पहली चीज की। ये इस डब्बे की दूसरी मिसाल है। हाँ, लेकिन वो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस नहीं कहलाएंगी, अब वो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहलाएगी, क्योंकि दूसरी सर्विस ने पहले दी गई की शक्ल बदल दी। ये इस डब्बे की दूसरी मिसाल है। हाँ जी, यस सर। अब इसकी मैं आपको है, हाँ बस ये खत्म कर रहा हूँ बात यहाँ पर। अब मैं इसकी ना आपको अंग्रेजी समझाता हूँ, क्योंकि रट्टा तो लगाना है। पॉइंट नंबर 3, अ गुड और सर्विस दैट इज प्रॉमिस्ड टू अ कस्टमर इज डिस्टिंक्ट। अगर ये दोनों क्राइटेरिया पूरे हो रहे हो तो ए, द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड और सर्विस आइदर ऑन इट्स ओन or together with other resources that are readily available to the customer। काफी समझ नहीं आया। अगर एक कस्टमर हमसे बिल्डिंग मटेरियल खरीदता है और बस ना मजदूर हमारे ले रहा है ना कंस्ट्रक्शन सर्विस हमारी ले रहा है, तो वो अब इन सीमेंट बजरी ईंटों का क्या करे, किसी और से करवा ले। तो वो जो हमने उसको गुड सर्विस दी वो सिर्फ हमारे लिए से हमारी तरफ से वही खरीदता तो भी काफी था, क्योंकि अब वो किसी और से भी उसको ऑनवर्ड यूज करवा सकता है। कस्टमर कैन बेनिफिट ऑन इट्स ओन और अलॉन्ग विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल। तो वो जो सीमेंट बजरी हमसे खरीद के लेके जा रहा है, बस हमारा काम खत्म, वो आगे किसी और रिसोर्सेज को इस्तेमाल करवा के, किसी और वर्कर्स को इस्तेमाल करवा के कर लेगा इस्तेमाल, यानी बाय नेचर डिस्टिंक्ट हुआ ना फिर ये सामान बेचना। इसी तरह अगर वो हमसे लेबर सर्विसेज ले रहा है बस, तो अब वो लेबर सर्विसेज जो हमसे ले रहा है वो मटेरियल किसी और से ले रहा होगा, और वो उस किसी और से लिए हुए मटेरियल के साथ जोड़ के हमारी सर्विस यूज कर सकता है।
तो वो हमारी सर्विस से कैन बेनिफिट ऑन इट्स ओन और बाकी सर्विसेज के साथ मिला के। इसी तरह से अगर हम मशीन बेच रहे हैं, पहुंचाते भी हैं, इंस्टॉल भी करके देते हैं, लेकिन कस्टमर अगर सिर्फ मशीन खरीद रहा है, डिलीवरी भी हम नहीं करेंगे, इंस्टॉल भी हम नहीं करेंगे, तो वो किसी और से करवा लेगा। ये मतलब है इस अंग्रेजी का जो पॉइंट नंबर ए में लिखी हुई है। अगर सिर्फ हम पेंट देंगे तो वो किसी और से करवा लेगा अगर, तो बस ठीक है, फिर पेंट दे दिया। यानी बाय नेचर पेंट बेचना और उसको पेंट करके देना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। पहली शर्त पूरी हो गई, लेकिन पेंट वाली मिसाल दूसरी शर्त पूरी नहीं कर पा रही। पेंट वाली मिसाल दूसरी शर्त नहीं पूरी कर पाएगी। दूसरी शर्त पूरी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्या किसी और से करेंगे। दूसरी शर्त? पेंट वाली तो हो कर ही नहीं पाएगी ना। किसी और से करा पेंट वाली मिसाल नहीं, अगर हमने ही पेंट देना है और हमने ही पेंट करके देना है, तो अब ये बज़ाहिर दो अलग अलग वादे हो गए। पॉइंट ए पूरा हो गया, लेकिन इस मिसाल में पॉइंट बी पूरा हो ही नहीं पाएगा कभी। यानी पेंट बेचना और पेंट करना ये कभी भी दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं होंगी। लेकिन एसी बेचना, एसी पहुंचाना और एसी इंस्टॉल करना, अगर हमने ही डिलीवर किया, हमने इंस्टॉल किया, तो वो उतरवा के बाद में भी एसी ही रहेगा ना। यानी एसी की पहचान रहेगी ना अपनी, एसी की शक्ल तो नहीं बदल जाएगी इंस्टॉलेशन से। तो इसलिए एसी वाली मिसाल दोनों कंडीशंस पूरी कर रही होगी। दूसरे की अंग्रेजी, बी की अंग्रेजी। बी की अंग्रेजी, एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड और सर्विस टू द कस्टमर is separately identifiable from other promises in the contract. That is, promise to transfer the goods is distinct within the context of contract. यानी इस कॉन्ट्रैक्ट में जो बाकी प्रोमिसेस हैं, उन सब प्रोमिसेस की अपनी अपनी पहचान बाकी रहेगी। एसी एसी ही रहेगा, एसी की शक्ल नहीं बदल जाएगी। इंस्टॉलेशन सर्विस रहेगी, एसी उसकी सर्विस नहीं बदल देगा। सारे वादों की अपनी अपनी शक्ल मौजूद रहेगी। कॉस्ट, FAR2, ऑडिट, तीनों पेपर्स अलग अलग भी पढ़े जाते हैं, इकट्ठे भी पढ़े जा रहे हैं, उनकी शक्ल नहीं बदल रही, उनकी अपनी अपनी पहचान बाकी रह रही है। ये दूसरी कंडीशन है। सर ये जो सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये हम एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि एक सेलर ने दो चीजें दिया और वो सेपरेट है दोनों। मैं इसका चलें जवाब देता हूं। चले, अब ये जो आज पढ़ाना है इसकी एक क्विक समरी। 5 स्टेप मॉडल है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए, और ये IS किन के लिए है? सेलर के लिए, चाहे वो गुड्स का सेलर है चाहे सर्विस का सेलर है। 5 स्टेप मॉडल है। पहला स्टेप के कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो। कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो, इस बात की 5 शर्तें हैं। ये 5 शर्तें पूरी होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप के परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है, ये पहचानना है कि मैंने वादा क्या कर बैठा हूं कस्टमर से। इस वादे को पहचानने के लिए अब स्टेप 2 क्या पढ़ा था कि पहले तो देखना पड़ेगा कि ये प्रॉमिस्ड गुड और सर्विस हो। एक भी हो सकती है, बंडल भी हो सकता है और उनके पूरे यूनिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए डिस्टिंक्ट होना शर्त है। डिस्टिंक्ट के लिए आगे मजीद 2 शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो बाय नेचर भी अलग हो। इसको कैसे पहचाना जाएगा? वैसे भी उनको अलग अलग बेचा जाता हो, और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो अपनी अपनी पहचान बाकी रख सकें। एसी एसी ही रहेगा, इंस्टॉलेशन उसकी शक्ल नहीं बदल देगी, डिलीवर करना उसकी शक्ल नहीं बदल देगा, वो अपनी पहचान बरकरार रखें। लेकिन अगर अपनी पहचान बरकरार ना रहनी हो, शक्ल बदल जानी हो, कंबाइंड आउटपुट बन जाना हो, तो फिर वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। तो फिर जब डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे तो सब मिला के एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होगी। चलें, बाकी फिर इंशाल्लाह पॉइंट हमने बस दुकान बंद कर लूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।